Hello everyone, my name is Vanshi and today we'll start with your chapter number 4 and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank, which is written by Anne Frank itself. From the Diary of Anne Frank is an extract from her autobiography. Autobiography, what is autobiography? Auto means self, bio means life, graphy means लिखना, मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिखना उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जो एन फ्रैंक हैं उन्होंने एक डायरी लिखी थी और उस डायरी में एक अपनी स्टोरीज लिखी थी और उसको पब्लिश कराया गया और एक वो बुक बन गई और उस बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और उस बुक में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो मेन इवेंट्स थे उनकी लाइफ के उनको उठाया और इस चैप्टर में डाल दिया। तो ये बिल्कुल ही रियल स्टोरी है, इसमें कोई भी फिक्शन इमेजिनेशन कुछ नहीं है। ये पूरा एन फ्रैंक के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में है जो एन फ्रैंक ने ही लिखा है। अब क्या है इस चैप्टर में, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ेंगे आगे। जो एन फ्रैंक हैं उनकी डेथ 15-16 ईयर्स में ही हो गई थी। वो एक जूइश गर्ल थी और वो जर्मन में रहती थी और जर्मन में नाजीज़ का रूल आ गया था और जो नाजीज़ थे उनको जूइश पीपल के साथ बहुत ज़्यादा बैर था, जिसे कहते हैं। वो बहुत इल ट्रीट करते थे जूइश पीपल को। और जो एन फ्रैंक थी वो एक जूइश गर्ल थी और नाजीज़ ने क्या किया, ये सारे जितने भी जूइश पीपल थे जर्मन में उनको एक आम्स्टरडैम में कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। वहाँ पे इन सब के साथ अत्याचार करते थे और वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप्स में आपको पता है कोई बात नहीं करता आपस में, सब अपने में लगे रहते हैं और वो चीज़ सबसे डिप्रेसिंग होती है। और वही चीज़ एन फ्रैंक के साथ हुआ। वो थी अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, बट वहाँ पे कोई भी उनसे बात नहीं करता था। और आपको पता है कि जहाँ आपको पनिशमेंट मिले, कोई बात करने वाला ना हो तो कितना ज़्यादा सैड और डिप्रेसिंग लगेगा। तो फिर जो एन फ्रैंक थी उनको जब उनका 13th बर्थडे था तो उनको एक डायरी गिफ्ट की थी। तो एन फ्रैंक ने क्या किया, अब फ्रेंड्स क्यों होते हैं हमारे पास फ्रेंड्स, कि हम उनसे अपने दिल की बातें कर सकें, अपनी फीलिंग शेयर कर सकें। मतलब कि हमें जब भी कोई बुरा फील हो तो हम उनके साथ बैठें, बातें करें ताकि हमें अच्छा लगे। बट एन फ्रैंक के साथ तो ऐसा नहीं था कुछ भी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपनी डायरी में हर चीज़ लिखती हूँ, जो भी मेरा दिल की बातें हैं मैं सब इस डायरी में लिखती हूँ। तो उन्होंने इस डायरी में अपनी हर चीज़ रिकॉर्ड करी कि उनके साथ क्या क्या हुआ उस टाइम कंसंट्रेशन कैंप्स में, उनको क्या लग रहा था तब, सिचुएशन कैसी थी, हर चीज़ उन्होंने अपनी डायरी में लिख दी। बट एट द एंड क्या हुआ, उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई। बट सिर्फ उनके पापा जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, वो सिर्फ बचे रहे, वो ओनली सर्वाइवर थे। तो उन्होंने देखा वो बच के निकल गए, पर फिर उनको बाद में याद आया कि उनकी बेटी की डायरी है, उनको वो लेके आनी है वहाँ से। तो वो गए वहाँ पे और उनको लकीली वो डायरी भी मिल गई और उस डायरी में हर चीज़ लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा इसको तो मैं पब्लिश कराऊंगा कि हर कोई पढ़े इसको, कि मतलब वो डायरी सिर्फ एक ओनली रिकॉर्ड था ये जानने के लिए कि उस टाइम कितना ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ था नाजीज़ के साथ, मतलब नाजीज़ ने कितना दुर्व्यवहार करा था जूइश पीपल के साथ। तो उन्होंने इस बुक को पब्लिश कराया और इस बुक को क्या नाम दिया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आप नेट में आज भी चेक करोगे तो वो आज भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ये डायरी और आप पढ़ सकते हो और जान सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में तो बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट्स ही हैं। अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो आप गूगल पे भी जा सकते हो। So let's start with the chapter. Before you read, Annalisa Mary Ann Frank was born on 12th June 1929 and died on February or March 1945. अब ये किसी को भी क्लियर नहीं था क्योंकि डायरी में तो अब वो अपना डेथ का डे थोड़ी लिख के जा सकती थी अपनी डायरी में।
तो वो डेथ सर्टेन नहीं थी कि फरवरी में हुई है या मार्च में हुई है, बट इन दोनों मंथ में से एक मंथ में हुई है और 1945 में हुई है। आप देख सकते हो उनकी एज क्या थी, 15-16 ही बस। Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। अब वो क्या कह रहे हैं, वॉज अ जर्मन, वो जर्मनी में रहती थी, जर्मन सिटीजन थी वो। और कौन थी वो, एक जूइश गर्ल थी जिन्होंने ये डायरी लिखी हाइड करते हुए अपने नाजीज से। और उनके साथ कौन था, उनकी फैमिली थी और उनके 4 फ्रेंड्स थे एम्स्टरडैम में। वो जर्मन से एम्स्टरडैम चले गए थे। क्यों चले गए थे, क्योंकि तब जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर टू का टाइम था। और जर्मन ऑक्यूपेशन आपको लग रहा होगा कि पेशा या काम, आपको लगेगा ठीक है ये काम की बात, बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही। ये ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपाई करना, कि किसी चीज़ पे अपना हक जमाना। तो जब वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी तब जर्मन के जो पीपल थे वो हक जमाना चाहते थे, मतलब वो नीदरलैंड पे पूरा हुकूमत करना चाहते थे। ये उस टाइम की बात है। और वो क्यों छुप रहे थे, किससे छुप रहे थे, नाजीज से छुप रहे थे। और क्यों छुप रहे थे, क्योंकि वो जूश पीपल के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उनको इल ट्रीट कर रहे थे, इसलिए वो छुप रहे थे उनसे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। जो उनकी फैमिली है वो एम्स्टरडैम चली गई थी, मूव कर गई थी, मतलब कि जर्मन छोड़कर एम्स्टरडैम चली गई थी। कब, क्यों चली गई थी, क्योंकि जो नाजीज थे उनकी पूरी पावर आ गई थी जर्मनी में। और बट वो पकड़े गए थे, क्यों पकड़े गए थे, क्योंकि क्योंकि जो नाजी की ऑक्यूपेशन पूरी तरह फैल गई थी नीदरलैंड्स में, तो उनको सबने पकड़ लिया और वो फंस गए। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went to hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. What is persecutions? Means उत्पीड़न। जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर उत्पीड़न बढ़ गई थी जूइश पीपल के साथ, तो उनकी फैमिली ने क्या डिसाइड करा कि वो छुपते हैं। कब छुपते हैं वो पूरा मंथ भी दिया हुआ है 1942 जुलाई में। कहाँ पे, हिडन रूम्स, एक मतलब ऐसे रूम्स बने हुए थे, उसमें वो छुपे। कहाँ पे बने हुए थे वो रूम्स, उनके फादर, अब उनके फादर का नेम भी दिया हुआ है ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। उनकी ऑफिस बिल्डिंग में रूम्स थे, वो वहाँ पे जाके छुप गए थे। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister मार्गोट फ्रैंक। अब क्या होता है, वो 2 साल तक उसी हिडन रूम्स में छुपे रहे, बट आफ्टर 2 years 2 साल बाद उनको ढूंढ लिया गया और जो उनका वो पूरा ग्रुप था वो पकड़ा गया और ट्रांसपोर्ट उनको भेज दिया गया। कहाँ पे भेज दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, जहाँ पे बाकी जूइश पीपल भी थे। और वहाँ पे एन फ्रैंक की डेथ हो गई। किससे डेथ हुई उनकी, टाइफस। टाइफस जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे हाँ कोरोना था या और कोई डिजीज़, वहाँ पे तब ये टाइफस था और उनकी टाइफस से डेथ हो गई थी। कहाँ पे हुई थी, इन बर्गन बेल्जन। ये नाम है नाजीज के कंसंट्रेशन कैंप का। और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी जो सिस्टर मर्गोट फ्रैंक हैं उनकी भी डेथ हो गई। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड। फिर जो उनके फादर थे वो ही एक लौते पर्सन थे जो बच गए थे उनके पूरे ग्रुप में। उसके बाद वो दोबारा एम्स्टरडैम लौट आए। और
कुछ टाइम बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, फिर उन्होंने ढूंढना चाहा और ढूंढने गए अपनी जो वो बेटी की डायरी है, जो एन फ्रैंक डायरी लिखती थी, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेफ, कि वो सेफ है भी या नहीं. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young. और वो ये मानते थे कि वो जो डायरी है वो एक यूनिक रिकॉर्ड है, कि बाकी आगे लोगों को भी पता चले कि आगे क्या हुआ था एन फ्रैंक के साथ और जूइश पीपल के साथ नाजीज ने कैसा ट्रीटमेंट किया था. तो उन्होंने चाहा कि ये सब पढ़ें, ये ऐसी चीज़ है जो सब पढ़ें. तो उन्होंने एक एक्शन लिया. वो क्या एक्शन लिया, क्या सोचा कि मैं इस डायरी को पब्लिश कराऊंगा इन इंग्लिश अंडर द नेम, और उसका क्या नाम रखा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. जो वो डायरी है वो गिफ्ट मिला था एन फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पे. एंड chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. Chronicle means a factual written account of importance or historical events in the order of their occurrence. कि वो events जो बहुत ज़्यादा important थे और उनको डेट वाइज लिखना. ये नहीं कि जैसे कभी मैंने मार्च का कोई इवेंट लिख दिया, फिर जनवरी लिख दिया, फिर अक्टूबर लिख लिया, फिर जुलाई लिख लिया. नहीं, डेट वाइज जितना भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हुई हो उसको मेंशन करना. और जो ये इवेंट्स थे वो उनकी लाइफ के फर्स्ट डेट क्या थी उसकी, जो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया 12 जून 1942, और लास्ट दिन के बाद जो उनकी डायरी में हुई थी वो कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी, 1 अगस्त 1944. उसके बाद इस डायरी में कोई आगे दिन का मेंशन नहीं किया गया, बस यही फाइनल एंट्री थी. It was eventually translated from its original Dutch to many languages and became one of the world's most widely read books. अब वो जर्मनी में रहती थी, तो जर्मनी में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, डच. तो वो जो बुक थी वो मेन लैंग्वेज डच में ही लिखी गई थी, बट उसको अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया और वो वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स बन चुकी थी. कि मतलब पूरे वर्ल्ड में उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा और सराहा. There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary. अब इस बुक पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी बनी, टेलीविज़न सीरियल्स भी बने और थिएटर्स में भी इसको यूज़ किया गया और ओपेरा में भी यूज़ किया गया ये इवेंट्स को उनकी डायरी के. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most re-owned and discussed of the Holocaust victims. अब क्या है, अब उस डायरी में क्या था, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. मतलब वो थी तो 15-16 की ही, बट वो बहुत ज़्यादा मेच्योर थी अपनी एज से और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर कर उनकी जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर थे. उन्होंने एक एक चीज़ को मेंशन करा जो भी उनके साथ बीता. और ये नहीं कि उन्होंने अपनी डेली लाइफ ही बताई कि हाँ मैं ऐसे उठी थी, मेरे साथ ये हुआ पूरा दिन. उन्होंने वो भी इवेंट्स भी बताए जो इल ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ नाजी के द्वारा. और जो एन फ्रैंक थी वो मोस्ट रीओन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम बनी. रीओन्ड मतलब उनको हर कोई जानने लगा, सराहने लगा. एंड होलोकॉस्ट विक्टिम मीन्स प्रलय के शिकार. मतलब उनको जैसे जब प्रलय की बात हुई तो सबसे पहले एन फ्रैंक को याद किया जाता था
So now this is all about the before you read. Now let's start with the activity. Question number 1. Do you keep a diary? Given below under A are some terms we use to describe a written record of personal experience. Can you match them with their descriptions under B? Answer is A का first journal, a full record of a journey, a period of time or an event written every day. Second, diary, a book with a separate space or page for each day in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day. Third, log, a written record of events with time and dates, usually official. Fourth, memoir, a record of a person's own life and experiences, usually a famous person. Question number 2. Here are some entries from personal records. Use the definitions above to decide which of the entries might be from a diary, a journal, a log, or a memoir. So, first, I woke up very late today and promptly got a scolding from mum. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? Answer is diary. Second, 10:30 a.m. went to the office of the director. 1 p.m. had lunch with chairman. 5:45 p.m. received Rahul at the airport. 9:30 p.m. dinner at home. Answer is log. Third, the ride to Ooty was even uneventful. We rested for a while every 50 kilometer or so and used the time to capture the magnificent landscape with my hand cam. From Ooty we went on to the Bangalore. Answer is journal. Fourth, this is how Raj Kapoor found me, all wet and ragged outside RK Studios. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker, and he cast me on the spot. The rest, as they say, is history. Fourth, memoir. So let's start with the first paragraph of this chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. अब वो क्या कह रही हैं कि राइटिंग लिखना एक डायरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मेरे जैसा है. आम बात है कि आप सब भी डायरी लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे. बहुत कम लोग ही डायरी लिखना पसंद करते हैं. मुझे तो बहुत पसंद है कि अपने हर मेमोरेबल इवेंट को एक डायरी में लिखना, एक पेपर पे लिखना, जिससे आप जब भी आपका मन चाहे आप उसको रिकॉल कर सको, मेमोराइज कर सको. तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है. तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये बात नहीं है कि मैंने ये सब पहले लिखा नहीं था, बट ऑल्सो क्योंकि इट सीम्स to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old girl. क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ना तो वो खुद और ना ही कोई और व्यक्ति एक 13-year-old स्कूल गर्ल की विचारों में, जिसे कहते हैं ना थॉट्स में, इंटरेस्टेड होगा पढ़ने के लिए, मतलब रुचि रखेगा. आई फील लाइक राइटिंग. ओ वेल इट डजेंट मैटर. पर वो क्या कह रही है, बट फ़र्क नहीं पड़ता मुझे. आई फील लाइक राइटिंग. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. उन्होंने क्या बोला कि मैं लिखना चाहती हूँ, और सबसे बड़ी बात है मैं लिखना इसलिए भी चाहती हूँ क्योंकि जो मेरे दिल में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं मैं उसको बाहर निकालना चाहती हूँ. ऐसा होता है ना, आप कभी परेशान होते हो और वो बात आपके मन के अंदर ही
कहीं ना कहीं आपको परेशान करती रहती है, बट अगर आप अपने मदर को वो बात बता दो या अपने फ्रेंड्स को वो बात बता दो, क्या बोलते हैं, जिससे दिल हल्का हो जाता है। तो ऐसा वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी, इसलिए वो डायरी में अपने जितने भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको लिख देती थी। तो वो यही कह रही हैं कि मैं जितना भी मेरे मन में चल रहा होता था, मैं उनको बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए मैं लिखना चाहती थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out, I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो क्या बोल रही हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब वो क्या कह रही है, पेपर मतलब कागज में लोगों से ज़्यादा सहनशीलता है। पेशेंस मीन्स सहनशीलता। और उन्होंने ये बात के बारे में तब सोचा जब वो बहुत ज़्यादा उदास थी, डिप्रेस थी, सैड थी, और जो सोच रही थी, मतलब जब आप कुछ सोचते हो तो आपका ऑटोमेटिकली आपका हाथ आपकी चिन पे चला जाता है और आप अपने वो ऐसे लगता है कि आप चिन पकड़ के बैठे हुए हो। तो वो उनका भी यही पोजीशन थी और वो अपने घर में बैठी हुई थी और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा वरिड थी, स्ट्रेस में थी, डिप्रेस थी, और वो ये सोचती रहती थी कि उनको घर रहना चाहिए या उनको बाहर जाना चाहिए। और एट लास्ट वो जहाँ थी वहीं पे ही सोचते हुए बैठी रही। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और यही सोचती रही कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा सहनशीलता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। वो कह रही है सिंस मतलब मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही, मतलब प्लानिंग मतलब कोई योजना नहीं बना रही कि कोई और इस बुक को, जो एक स्टिफ पैक्ड मतलब बैग, आपको ये होता है कि हाँ ये हमारी बात सुन ले ताकि हमें अच्छा लगे। तो वो यही कह रही है कि अगर मैं नोटबुक बोलूँ या एक रियल फ्रेंड बोलूँ, इसमें कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि दोनों का काम एक ही है। हमारी रियल फ्रेंड भी यही करता है, हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है, और डायरी भी वही करेगी कि हम रियल फ्रेंड से अगर बात करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। जैसे हम किसी प्रॉब्लम में हो तो हम अपने दोस्त से बात कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे साथ कोई प्राउड मोमेंट होता है, हम उसको बता देते हैं, वो खुश होता है, फिर हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही डायरी में वो हर एक चीज़ लिखती थी ताकि उनको अच्छा फील हो। और स्टिफ बैग नोटबुक क्या होती है? हार्ड कवर्ड नोटबुक, मतलब मोटे गत्ते वाली कॉपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरी। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब वो क्या कह रही है, मैं वापस मुद्दे पे आती हूँ कि क्यों उनको डायरी रखनी पड़ी पहली जगह, क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं था, उनके पास कोई नहीं था जो उनको समझे, उनकी बातें सुने, इसलिए उनके पास डायरी थी जिसमें वो अपनी छोटी छोटी बातें लिखती थी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. किति मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूँ कि कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी मेरी बात को नहीं मानेगा कि एक 13 साल की लड़की इस पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 60-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. And I am not, कहती मैं भी नहीं हूँ
मेरे पास हैं मुझे बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स, एक 16 साल की बहन, और नियर अबाउट 30 पीपल हैं, 30 लोग और हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड बोलती हूँ। मेरे पास पूरी फैमिली है, मतलब आंट हैं जो मुझे बहुत प्यार करती है, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। कहते अगर देखा जाए, कहते ना अगर देखा जाए तो हम मेरे पास सब कुछ है, बट एक चीज को छोड़ के, जो है एक ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। कहती बस मैं एक ही चीज को सोचती रहती हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होंगी तो एक अच्छा टाइम मैं उनके साथ स्पेंड कर सकूं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वो क्या कह रही है इस लाइन में कि मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त, उनके अलावा किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. Confide means to tell personal things privately to a person that can trust. कि अपनी आप पर्सनल बातें, कि जो बातें आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, अब वैसी बातें जो आप किसी को बताना नहीं चाहते बट एक ही पर्सन को वो बताते हो और उस पर ट्रस्ट करते हो, उसको बोलते हैं कन्फाइड। तो वो अब क्या कह रही हैं, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वो क्या बोल रही हैं, क्या है उनकी समस्या, क्या एक समस्या है, क्या एक प्रॉब्लम है कि अब वो और नज़दीक आते हुए प्रतीत नहीं होते, वो उनको नहीं लगता कि अब और वो ज़्यादा क्लोज आएंगे। नेक्स्ट, मे बी इट्स माई फॉल्ट। वो क्या बोल रहे हैं, शायद ये मेरी ही गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, अपनी बातें नहीं बताते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। और वो क्या बोल रही है, देखा जाए तो अब यही है जो है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और क्या बोल रही हैं, बहुत दुख की बात है, अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत दुखद बात है कि अब दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और उनको ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ तुम चेंज हो जाओ। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, कि अब उनके, और वो क्या बोल रही हैं, यही प्रॉब्लम है कि अब वो चेंज नहीं हो सकते, और इसी के करके मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई एक सच्चा दोस्त नहीं था जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, और अब वो थिंग्स, जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हो सकती, अब वो वैसी ही रहेंगी, और ये बात वो माँ एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अब वो वापस क्लोज नहीं आ पाएंगी अपने किसी फ्रेंड के साथ, इसीलिए उन्होंने डायरीज लिखना स्टार्ट कर दिया। एक, वो 13 ईयर्स है, और 13 क्या होता है, टीन, मतलब टीनेज स्टार्ट हो जाती है और आप में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। एक वैसी स्टेज आ जाती है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं होएगा, आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होंगी, और वो बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल एज होती है, आपको तब कोई चाहिए एक दोस्त जो आपको समझ सके, और वो एन फ्रैंक के पास नहीं था, और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था इसी चीज़ का कि उनके पास कोई एक व्यक्ति भी नहीं है सच्चा जो उनकी बातें सुन सके, उनको समझ सके, इसीलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। टू enhance द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, वो क्या बोल रही हैं कि मैंने एक बहुत टाइम से ना एक छवि बना ली थी कि कैसा मेरा फ्रेंड होगा, और उसी को देखते हुए I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. अब वो क्या कह रही हैं, वो क्या कह रही हैं कि मैं फैक्ट्स को जॉट डाउन, मतलब लिखना, मैं इतना ज़्यादा फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती इस डायरी में जो बाकी लोग करते हैं कि हर बस फैक्ट्स लिखे, कि हाँ हाँ मेन बातें लिखी कि ये हुआ हमारे साथ। वो कह रही है बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ मैं इसको वो सब बातें भी लिखूँ इस डायरी में
जो हम एक फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। हर एक बात शेयर करूं, ये नहीं कि हाँ बस जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है वही सब लिख दूं। मैं एक अपनी छोटी छोटी पल भर की बातें भी लिखना चाहती हूँ, जैसा कि हम छोटी छोटी बातें अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। और वो इस डायरी का एक नाम देना चाहती हैं इस डायरी को, जैसे हम फ्रेंड्स के निकनेम रख देते हैं, फ्रेंड्स के नाम होते हैं। तो अब ये डायरी भी उनकी फ्रेंड है, और तो उन्होंने इस डायरी का क्या नाम रखा, किटी। सो दिस इज टिल नाउ। मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा, आपने इतना इन्जॉय करा होगा। और मैं अब ये भी होप करती हूँ कि अब आप भी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं हैं तो वही छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी डायरी में लिखोगे, ताकि आपको बेटर फील हो, अकेला ना लगे, आप स्ट्रेस में ना हो। और वैसे भी डायरी लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है, हो सके तो आप भी अप्लाई करना इसको। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Answer is, writing in a diary was a strange experience for Anne Frank because she had never written anything before in a diary, as she had received it as a gift on her 13th birthday. She considered the diary to be her best friend, where she could write all her thoughts and feelings. However, she also felt that no one would be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Hence, she could write freely in the diary to get all her worries off her chest. Off इसमें OFF है. Question number 2, why does N want to keep a diary? N always used to feel lonely and upset as she had no friends. She wanted to get all the burdens and worries off her chest, OFF, off her chest, full stop. Hence, she decided to keep a diary where she could confide her secrets and treat it as a true friend. Question number 3, why did N think she could confide more in her diary than in people? N had a strong feeling that paper had more patience than people to listen to her mental state. Full stop. It was easier for her to pen down all her thoughts and wishes that she had in her mind in a diary. Full stop. Hence, to confide her secrets, she felt her personal diary was the best companion, and it was also meant for and not it was also not meant for anyone else to read. Now, paragraph 3. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब वो क्या कह रही हैं कि किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ कि जो किटी है, किटी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा, मैं ना चाहते हुए भी चाहूँगी कि मैं अपने जो लाइफ है उसका एक ब्रीफ मतलब संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूं, जो उनको पसंद नहीं है बट फिर भी वो करेंगी। एक ब्रीफ मतलब समरी समझा दिया, जैसे मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले उसकी एक आउटलाइन दे दी थी कि इस चैप्टर में क्या क्या है, वैसे ही वो ये ब्रीफ स्केच बोल रही हैं। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 35. My sister, and she was 25, sorry. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. अब वो क्या बोल रही हैं, अब उन्होंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी फैमिली का, उनका। वो बोल रही है मेरे पापा, जिनको जो मैंने सबसे ज़्यादा द मोस्ट अडोरेबल मतलब प्यारे पूजनीय जो मेरे पापा हैं,
जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। उन्होंने मेरी मम्मी से शादी तब तक नहीं की जब तक वो 25 की ना हो, और उनके पापा कितने के थे? 36। 11 ईयर्स का गैप था उनके फादर मदर में। और जो उनकी सिस्टर थी, माय सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट। वो फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, उनकी बहन मार्गोट। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। और उनकी बहन कब पैदा हुई थी? 1926 में। और आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और एन फ्रैंक का बर्थ कब हुआ था? 12 जून 1929। उनकी बहन और उनमें कितना एज डिफरेंस है? 3 साल का। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक वो 4 साल की थी। फ्रैंकफर्ट। माई फादर immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं कि my father emigrated. What is emigrated? Emigrated means to leave your own country to go and live in another country. To settle down. कि अपनी जो खुद की कंट्री है उसको छोड़कर किसी और कंट्री में जाना काम के लिए और वहीं रहना। तो जो उनके पापा थे वो कहाँ चले गए? होलैंड चले गए। कब चले गए? 1933 में। और जो उनकी मदर है, अब उनकी मदर का नाम भी बताया है। क्या है उनकी मदर का नाम? एडिथ होलैंडर फ्रैंक। वो भी उनके साथ चली गई होलैंड सितंबर में। और क्या हुआ? मार्गोट और एन फ्रैंक कहाँ चले गए? आकिन, अपनी ग्रैंड मदर के पास, उनके पास रहने। और जो मार्गोट थी वो होलैंड कब गई? दिसंबर में। और एन फ्रैंक कब गई? फरवरी में। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। जब मार्गोट का बर्थडे था फरवरी में। प्लंक्ड डाउन मतलब एन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, कि मतलब एक प्रेजेंट के तौर पे सरप्राइज करते हुए मार्गोट को प्रेजेंट करा गया उनके बर्थडे टेबल पे। तब वो फरवरी में चली गई थी होलैंड। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब वो क्या बोल रही हैं? अब उनकी एजुकेशन की बात कही गई है इस पैराग्राफ में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. Montessori nursery means a system of education for young children that seeks to develop natural interest and activities rather than use formal teaching methods. जैसे आपको स्कूल में बुक्स से पढ़ाई कराई जाती है, मोंटेसरी स्कूल्स में क्या होता है? उनके जो इंटरेस्ट है उन पे ध्यान दिया जाता है, जो उनमें टैलेंट है उनको सराहा जाता है। वहाँ ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, बस जैसे कलरिंग, प्ले एक्टिविटीज़ ये सब कराई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे जल्दी से मेरे पेरेंट्स ने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। जब तक वो 6 साल की थी वो वहाँ पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, विच मीन्स जब वो 6 ईयर्स की थी तब उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू करी। फॉर्म मीन्स क्लास, जैसे यहाँ फर्स्ट क्लास होता है वहाँ फर्स्ट फॉर्म होता है। इन द सिक्स फॉर्म मीन्स इन द सिक्स क्लास जो उनकी टीचर थी जिनका नाम था कुपेरस, हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस मीन्स द वुमेन हु इज इन चार्ज ऑफ अ स्कूल,
कि जो स्कूल पूरा संभाले, लाइक अ प्रिंसिपल और क्लास टीचर। वो उनका नाम क्या था? मिसेस कुपरस। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और जब साल ख़त्म हुआ, उनकी 6th क्लास तक की पढ़ाई हो गई, उनका बाय बाय बोलने का टाइम आ गया था स्कूल को। फेयरवेल मीन्स जब आपका लास्ट दिन हो, आपका स्कूल ख़त्म हो गया हो, आगे स्कूल ना हो, लाइक 12th में आपकी फेयरवेल होगी। ऐसे ही वहाँ पे 6th क्लास में थी, तो उनके टीचर और वो दोनों रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे। क्यों थे? जब दो लोग आपस में अटैच ज़्यादा हो जाते हैं इमोशनली, बट फिर आपको पता लगे कि हाँ अब हमें इन्हें छोड़ के जाना है, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. अब देखो, इन्होंने अपनी छोटी से छोटी बात भी ना इस डायरी में बताई है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि आप अपने फ्रेंड से अगर दोस्ती की आपकी शुरुआत होए तो आप एक एक चीज़ बताते हो। हाँ, मेरा ये बर्थडे ऐसे हुआ था, मेरी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी टीचर्स के बारे में, अपने घर के बारे में। तो इन्होंने भी उसको ऐसा सब बताया। अब वो क्या बोल रहे हैं? समर का टाइम था। कौन से ईयर में? 1941 में। उनकी जो दादी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा था। तो जो उनका बर्थडे था वो ज़्यादा धूमधाम से नहीं बनाया गया, एक छोटा सा घर में सेलिब्रेशन था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी। कब हुई थी? जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। और फिर उन्होंने क्या बोला कि कोई भी नहीं जानता कि मैं कितने बार उनको याद करती हूँ और उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of June 20, 1942, and the solemn dedication of my diary. अब क्या बोला उन्होंने कि जो मीन्स जो उनका इस बार का बर्थडे था वो बाकी बर्थडेज को बैलेंस करने के लिए मनाया गया। मीन्स कि हर बार बर्थडे हुए तो इस बार भी होना चाहिए। जो कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी के लिए बर्थडे मनाया गया था। और जैसे बर्थडे केक्स पे कैंडल लगती हैं, तो जो ग्रैंडमा है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए भी एक कैंडल जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब वो चारों बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, ठीक हैं। फोर कौन? फादर ऑटो फ्रैंक, मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, सिस्टर मार्गोट फ्रैंक और खुद एने फ्रैंक। वो अब चारों सही हैं, बढ़िया हैं। एंड ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब वो क्या करें, इसी के साथ अब मैं प्रेजेंट डेट पे आ गई हूँ। प्रेजेंट डेट क्या है? जिस दिन उन्होंने ये डायरी लिखी तब कौन सी डेट थी? 20 जून 1942। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलम मीन्स डिग्निफाइड, फॉर्मल एंड फॉर्मल की मतलब अब मीन्स एक रिस्पेक्टेड वे में एक डेडिकेशन दिख रहा है मेरी डायरी लिखने का, कि अब वो रोज़ पूरा कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरी लिख रही हैं, एक भी दिन मिस नहीं करा और अच्छे से पूरा डेडिकेटेडली अपनी डायरी लिख रही हैं। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1. Why does Anne provide a brief sketch of her life? Anne provide a brief sketch of her life because she wanted to describe her family, school, and herself. Reading her diary would help the reader develop some sort of connection with her and all her activities that were happening around her at that time. Question number 2. What tells you that Anne loved her grandmother? Anne lived at Aachen with her grandmother while her parents settled down in Holland.
She was extremely close to her grandmother and wrote about her in her diary. However, when her grandmother died in January 1942, she said, "No one knows how often I think of her and still love her." She wanted to convey through this message how dearly she loved her grandmother. On her 13th birthday, she lit up one candle along with the rest to express her love and gratitude of her beloved grandmother. Now, paragraph, let's start with another paragraph. Dearest Kitty, and the date is 20 June 1942 and the day is Saturday. अब 20 जून की बात हो रही है. उन्होंने क्या लिखा, एक हम सैल्यूटेशन देते हैं डियरेस्ट मतलब मेरी प्यारी किटी. लेट्स स्टार्ट. Our entire class is quacking in its boots. Quacking in its boot means shaking with fear and nervousness. जब आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तो आपके कैसे एकदम पैर हिलने लग जाते हैं, शिवरिंग होने लग जाती है, आपको एकदम डर लगता है. तो उनकी वो पूरी क्लास एकदम डरी हुई थी. The reason of course is the coming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will kept back. अब वो क्या बोल रहे हैं, उसका रीज़न क्या था कि अब टीचर बताने, एक मीटिंग थी जो अभी होने वाली थी और जिसमें टीचर बताने वाली थी कि कौन आगे क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा. नेक्स्ट फॉर्म मतलब आगे क्लास में और कौन पीछे जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. अब वो क्या बोल रही है कि आधी क्लास ने बेटिंग लगानी शुरू कर दी थी कि ठीक है इतने पैसे. ये बहुत गलत बात होती है बेट लगाना कि अच्छा ठीक है अगर वो आगे चला गया तो इतने पैसे दूंगा मैं तुझे, ये सब बेट्स होती हैं, वो लगानी स्टार्ट कर दी थी. अब एक उनके फ्रेंड का नाम है GN एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. फिर उनके पीछे दो लड़के बैठे हुए थे, वो उन दोनों पे हंसने लग गए. CN and Jacques who have staked their entire holidays savings on their bet. वो किस बात पे हंस रहे थे कि उनके पीछे जो दो लड़के बैठे हुए थे उन्होंने जितनी भी अपनी छुट्टियों की सेविंग्स थी वो सारी बेट पे लगा दी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. इवन G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. अब वो पूरा अपने रिजल्ट डे को डिस्क्राइब कर रही हूँ, उससे एक दिन पहले और फिर रिजल्ट डे में क्या होगा. पूरा सुबह से शाम क्या चल रहा था उनके मन में, यू आर गोइंग टू पास, कि हाँ तुम पास हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो पाऊँगा. येस यू आर, अरे तुम हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं हो पाऊँगा. मतलब हमारे मन में डाइस ही होते रहते हैं ना कि जब आपका भी रिजल्ट डे होता है तो आपके मन में भी चल रहा होता है क्या मैं पास हो जाऊँगा, यार पेपर अच्छे तो नहीं हुए थे, नहीं हो पाऊँगा, क्या मैं पास हो जाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा. यही सब आपके मन में चल रहा होता है. तो वही एन फ्रैंक के मन में भी चल रहा था. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. Even G's pleading glances. Pleading glances means expression or gesture shows someone that you want something very much. कि मतलब आंखों में दिख जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए. तो जो उनकी वो फ्रेंड है जीस, उसकी आंखों में भी दिख रहा था कि उसको इस क्लास में आगे बढ़ना ही है, उसको इस क्लास में नहीं रहना, उनको आगे जाना है. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम डेम डाउन. और जो एन फ्रैंक है उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, ये क्लास में चल क्या रहा है, लोग बेट लगा रहे हैं, किसी चिल्ला रहे हैं और किसी को चाहिए आगे जाना है, किसी को
मतलब सब बहुत अलग अलग बिहेव कर रहे थे, तो इनको ये देख देख के ना बहुत गुस्सा चढ़ रहा था इन फ्रैंक को। और वो क्या कहती हैं अगले में, अगर आप मुझसे पूछो, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज मीन्स स्टूपिड पर्सन, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि इतने ज़्यादा मूर्ख बच्चे हैं मेरी क्लास में कि मेरे से पूछो तो क्वार्टर मतलब 1/4 क्लास को तो यहीं पे रखना चाहिए, आगे नहीं भेजना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, बट जो टीचर्स हैं वो पूरी दुनिया में ऐसे प्राणी हैं जिनको अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सब पास भी हो सकते हैं, सब फेल भी हो सकते हैं, उनके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कह रहे हैं मुझे ज़्यादा टेंशन मेरी और मेरी फ्रेंड्स की, मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, जो लड़की दोस्त हैं, उनकी नहीं है। विल मेक इट, हम कर लेंगे अच्छे से, हम पास हैं। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। कहती बस एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे श्योरिटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। वो कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। इससे क्या पता लगता है कि एन फ्रैंक को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, उनका मैथ्स का पेपर बहुत गंदा गया है, पेपर नहीं, सब्जेक्ट बहुत गंदा है इसीलिए। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। वो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, अब हम क्या कर सकते, सिर्फ वेट, इंतज़ार। Until then we keep telling each other not to lose heart। और वो कह रही तब तक हम सब आपस में एक दूसरे को सहानुभूति देते रहे कि दिल छोटा मत करो, हो जाएगा, सब पास हैं, जैसे आप भी करते हो रिजल्ट से पहले, वही चीज़ें। आई गेट along pretty well with all my teachers। they are nine there are 9 of them, 7 men and 2 women। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox. What can you write about that? I had worried about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. अब वो इंसिडेंट बता रही हैं कि क्या उनके साथ और क्या उनके और उनके मैथ्स टीचर के साथ हुआ था। उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद। वो क्या बोल रही हैं, आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कि मेरी सब टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है। मुझे हर टीचर पास कर देंगी, मेरी बहुत अच्छी सबके साथ बनती है। कि आप भी कहते हो ना, अरे ये टीचर तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी फेवरेट है, मैं भी इनका फेवरेट स्टूडेंट हूँ, ये मुझे मार्क्स दे देंगे, मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसे ही वो कह रही थी कि मेरी सब टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है। देयर आर 9 ऑफ देम, उनकी 9 टीचर्स हैं टोटल, जिसमें जो 7 हैं वो मेन हैं, वो बॉयज़ हैं, और जो 2 हैं वो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं। मिस्टर कीसिंग, अब उनके मैथ्स टीचर का नाम है द ओल्ड फॉगी। फॉगी मीन्स ओल्ड फैशन पर्सन। वो पुराने ख्यालों का, पुराने ज़माने का पर्सन है जो उनको मैथ्स पढ़ाता है। वॉज annoyed with me for ages, वो बहुत टाइम से उनसे गुस्सा है वो टीचर एंड फ्रैंक से, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि वो बातें बहुत ज़्यादा करती हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनी के बाद भी बात क्या होता है, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो जो मिस्टर कीजिंग है, उन्होंने एन फ्रैंक को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। वो होमवर्क क्या था, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, कि तुम एक चैटर बॉक्स टाइटल पे एक पूरा एसे लिख के लाओ। अ चैटर बॉक्स, वो कहती है अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स कौन होता है? जो बोलता ही रहता है, बोलते रहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। कहती है अब मैं इसके बारे में क्या लिखूं। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, आई jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। अब वो कहती है चैटर बॉक्स, इस पे मैं क्या लिख सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके बारे में ना बाद में सोचूंगी। जॉटेड डाउन मतलब उन्होंने वो टॉपिक अपनी नोटबुक में लिख लिया, टाइटल लिख लिया ऊपर चैटर बॉक्स, और कॉपी को अपने बैग में रख दिया, और
चुप रहने का ट्राई किया। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I have had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I do my best to keep it under control. अब वो घर वापस आई और शाम को जब वो अपना सारा होमवर्क कर रही थी तो उनकी नज़र किस पे चली गई? उस नोट पे जिस पे लिखा हुआ था कि चैटर बॉक्स पे एक एफ से लिखना है। फिर उन्होंने सोचा, फिर दोबारा सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं इस सब्जेक्ट पे क्या लिखूं, और सोचते सोचते जो उनके फाउंटेन पेन की टिप है उसको वो अपने मुंह से चबाती रही। Anyone could ramble on. Ramble on means talk or write aimlessly for long. मतलब हर कोई बोल सकता है, लिख सकता है। एमलेसली मतलब विदाउट पर्पस, मतलब बिना किसी पर्पस के हर कोई बोल सकता है, लिख सकता है। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। वो कहती कि हर कोई मतलब बोल सकता है, लिख सकता है विदाउट एनी पर्पस। और कैसे लिख सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दे शब्दों के बीच में ताकि वो पूरा भर जाए, और ये उसको होमवर्क दिखा दे टीचर को कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया, कि बहुत तुक ना हो होमवर्क के, बस दिखाना हो हाँ होमवर्क कर लिया। बट वो कहती मज़ा तो तब आए ना जब मैं पूरा प्रूफ करूँ कि और उनको प्रूफ करूँ और कन्विंस कर दूँ, कि उनको पूरा अच्छी तरह बता दूँ कि नेसेसिटी क्या है टॉकिंग की, कि बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही और फिर जाकर मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर किजिंग हैड असाइंड मी एंड आई वॉज सेटिस्फाइड। कहती फिर उसको एक आइडिया आया कि मैं इस पे लिखती हूँ 3 पेज, कि कैसे जो उसका मैथ्स टीचर है उन्होंने उसको असाइनमेंट दिया और वो बिल्कुल सेटिस्फाई है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि उन्होंने क्या लिखा कि जो बोलना है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है। ट्रेट मतलब मीन्स अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक जो स्टूडेंट है उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता है बोलना। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ कंट्रोल में रहकर। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड as much as I did, if not more, and that's there's not much you can do about inherited traits। और उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ बट कंट्रोल में बोलती हूँ, और मैं बहुत अच्छी, और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बोलती हूँ, बट वो क्या बोलती हैं कि अब मैं ये अपनी चीज़ ना ठीक नहीं कर सकती। क्योर मतलब ठीक करना, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी वो भी मेरे जितना ही बोलती थी, ज़्यादा नहीं बोलती थी मेरे से पर बिल्कुल मेरे जितना ही बोलती थी। एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्वालिटीज़ फिजिकल और मेंटल दैट गेट्स वन फ्रॉम पेरेंट्स, कि जो हमें पेरेंट्स से जो जीन्स नहीं मिलते, कि जैसे आपके मम्मी के बाल ब्राउन हैं तो आपके भी बाल ब्राउन हैं, आपकी मम्मी की कोई जैसे एक हैबिट है तो वो ही आपकी हैबिट है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी मम्मी भी मेरे जितना ही बोलती है और मुझे ये बात ना मेरी मम्मी से ही मिली है, तो अब मैं इसको बिल्कुल ठीक तो नहीं कर सकती क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेट्स है, आप इसको बदल नहीं सकते। फिर उसने ये होमवर्क जाके स्कूल में दिया अपने मैथ्स टीचर को। फिर क्या होता है वो देखते हैं हम। मिस्टर किसिंग
had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब क्या होता है, जब उन्होंने उस इसे को अपने टीचर को दिखाया तो वो बहुत ज़ोर से हंसे उनकी सारी बातों पे, आर्ग्यूमेंट्स मतलब उनकी सारी बातों पे. बट वो व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, प्रोसीडेड कि जब वो आगे बढ़ी कुछ बोलने को, उनको उनके टीचर ने एक दूसरा लेसन दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी, अब इस नेक्स्ट लेसन का क्या नाम था? एन इनकॉरिगिबल chatterbox. Incorrigible means something that cannot be corrected, usually a bad quality. कि जो बोलना है और एक बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी है. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. फिर जो एन फ्रैंक थी उन्होंने इस पे भी ऐसे लिखकर अपने टीचर को दे दिया. फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर्स तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी. पर फिर पहले उन्होंने एक ऐसे दिया, फिर वो सेकंड चैप्टर में वो फिर बोलने लगी. फिर उन्होंने एक ऐसे दिया, फिर उन्होंने वो भी लिख दिया. फिर 2 लेसन्स तक उन्होंने उनसे कोई कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि वो इतना नहीं बोल रही थी. फिर थर्ड चैप्टर फिर शुरू हुआ. फिर बहुत ज़्यादा जब वो बोलने लगी, फिर उनका पारा हाई हुआ, मतलब कहते हैं ना पारा हाई हुआ. फिर उन्होंने उनको एक और पनिशमेंट दी. क्या पनिशमेंट थी वो? इस पे ऐसे लिखना. उसका टाइटल क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. द क्लास रोड. आई हैड टू लाफ टू. थॉट आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. अब क्या हुआ, ये वाला टॉपिक सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी एन फ्रैंक पे. तो एन फ्रैंक को भी हंसना पड़ा. पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी. अगर किसी जोक पे आपके लिए तो फिर आप भी तो हंसोगे ही. थॉट आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड की मतलब अब बहुत ज़्यादा हो गया है. इंजेन्युइटी मतलब ओरिजिनलिटी. ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स मतलब वो कह रही है कि अब मेरा ख़त्म हो गया था, अब बहुत हो गया था. अब मेरे में इतना कौशल नहीं बचा था कि अब मैं चैटर बॉक्सेस पर और ऐसे लिखूं. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. अब टाइम आ गया था किसी और पे लिखूं, किसी और सब्जेक्ट पे लिखूं, टॉपिक पे लिखूं. समथिंग ओरिजिनल, जो बहुत ओरिजिनल रियल लगे. माई फ्रेंड, उसकी फिर फ्रेंड थी सैने, जो बहुत अच्छा पोएम्स लिखती थी, पोएट्री लिखती थी. वो एक बहुत अच्छी पोएट थी. उन्होंने उसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ इस ऐसे को लिखने में. तो उन्होंने क्या बोला कि हम स्टार्टिंग से एंड तक इन वर्स मीन्स राइम, कि हम ना स्टार्टिंग से एंड तक ना राइम में लिखते हैं. और ये बात सुनकर वो ज़्यादा खुश हो, वो एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जंप करने लगी खुशी से. अब क्या होता है, मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी. वो कह रही है कि फिर मेरे मैथ्स टीचर चाहते हैं कि वो मुझ पर एक जोक बनाए विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, कि ये एकदम बेकार सा सब्जेक्ट मुझको दे के. बट आई मेक श्योर द सब्जेक्ट वॉज ऑन हिम. बट वो कहती कि वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे ना, कि ऐसा गंदा सा सब्जेक्ट दे के. अब मैं चाहती हूँ कि उनका ही मजाक बन के रह जाए वही.
आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। फिर उनकी वो पोएम ख़त्म हुई, उन्होंने ख़त्म किया लिखना, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke right away. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Yours, Anne, extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. This is all about this chapter. अब हम समझते हैं कि क्या पोएम में उन्होंने लिखा, फिर क्या हुआ। उनकी पोएम फिनिश हुई और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उन्होंने अपनी पोएम के में क्या लिखा है, एक मदर डक और एक फादर स्वैन और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे के बारे में। और उस पोएम में क्या था, उनके फादर ने उनको काट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। और लकीली मतलब सौभाग्य से जो मिस्टर कीजिंग हैं ने, जैसे उन्होंने, जो एन फ्रैंक है, उन्होंने जोक ही तो बनाया था कि यही तो वो चाहती थी कि वो मेरा जोक बनाना चाहते थे मिस्टर कीजिंग और मैं उनका ही बना दूं। तो वो बिल्कुल समझ गए थे मिस्टर कीजिंग कि हाँ ठीक है, इसने मजाक मुझ पे ही करा है। और उन्होंने जो फिर पूरी क्लास में सबको ये पोएम सुनाई और अपने कमेंट्स भी ऐड करे और बाकी दूसरी क्लासेस को भी सुनाया ये पोएम। तब से जो एन फ्रैंक है उनको उनकी क्लास में बोलने का अलाउंस है, अब वो बोल सकते हैं उनकी क्लास में। और उनको एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था कि और ऐसे लिखने के लिए भी नहीं दिया जाता था। अब ऐसे लिखना बंद हो चुका था। और अब इससे उल्टा इस पोएम के लिखने के बाद क्या हुआ, एक अलग ही अफेक्ट क्या हुआ कि जो जो मिस्टर कीजिंग है वो आजकल बहुत ज़्यादा मजाक करने लगे। अब वो बहुत ज़्यादा मजाकिया मिजाज के हो गए। तो ये थी उस दिन की कहानी पूरी जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी। लास्ट में लिख दिया योर्स एन अपना नाम, और ये थी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडेप्टेशन। ये सब उनकी बुक से लिया गया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला कि अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके पास डायरी है, आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, उस डायरी में लिखो। अगर कोई शेयर करने वाला नहीं है तो उसमें लिखो और हर चीज़ को पॉजिटिव लो, सबसे प्यार करो और हैप्पी रहो। हैप्पीनेस इज द ओनली की। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? Mr. Keesing was annoyed with Anne because she was a very talkative girl. He often punished her by assigning her extra homework to write essays on topics that were related to her nature to keep her silent. Question number 2, how did Anne justify her being a chatterbox in her essay? Answer is Anne justified her being a chatterbox in her essay by clearly pointing out that she had inherited it from her mother, who was also as talkative as her, or even more. She also stated that nobody could do anything about such inherited traits. Question number 3, do you think Mr. Keesing was a strict teacher? No, Mr. Keesing was not an overly strict teacher, but he expected his class to maintain silence and discipline while he was giving his lecture to a class. As a matter of fact, a teacher always thinks about the welfare of his students. Any teacher will be annoyed if children will keep on talking during the class. Mr. Keesing was annoyed with Anne because she was very talkative, so
To punish her, he would give her extra homework to do and often told her to write essays on her talkative nature. Besides, it should be noted that had he been strict, then he would not have laughed at Anne's funny arguments. Question number 4. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? Anne, Anne's last essay, entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox, and written in the form of a poem, showed Mr. Keesing the light side of Anne. He was impressed with the way she presented her arguments in a rhythmic manner. It helped bridge the gap between Mr. Keesing and Anne, and thereafter she was never assigned extra homework by him. Next, thinking about the text, question number 1. Was Anne right when she said that the world would not be interested in musings of a 13-year-old girl? Answer is, it is a human tendency that kids are often not considered seriously by elders. Being a 13-year-old girl, Anne thought that most people wouldn't give importance to a child's perspective towards the world because they thought children were too immature to talk about worldly matters. However, Anne Frank's diary was popular among the masses and was translated into different languages, and she became one of the most renowned and discussed Holocaust victims. Question 2. There are some examples of diary as journal entries in the Before You Read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way the Anne's diary different? Anne's answer is, Anne's diary was originally written in Dutch. It was different from other entries in several aspects. She named her diary Kitty. She wrote it in an informal tone that exuded a teenager's carefree nature. She confided her feelings and secrets in it as she considered her diary to be her best friend. She wrote a lot of personal events and memories in her diary. She made it different from other diaries. Question number 3. Why does Anne need to give a brief sketch of her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Anne briefly introduced her family in the diary because she felt that it was hard to make others realize that a teenager like her could write about loneliness and all the events happening around her in a mature manner. She talked about her adorable father, compassionate mother, beloved grandmother, and loving elder sister in her diary, which she addressed Kitty. Kitty was gifted to her by her parents on her 13th birthday, and she considered it as her best friend and treated it as an insider, as she could confide all her feelings and emotions by writing on it. Question number 4. How does Anne feel about her father and her grandmother, Mrs. Cooperus and Mr. Kissing? What do these tell you about her? Anne had fond memories of her adorable father, her grandmother, Mr. Kissing, and Mrs. Cooperus. Her her maths teacher, Mr. Kissing, who had left indelible impressions on her mind and had a major impact on her life. The way she wrote about all of them in her diary revealed that Anne was very attached to each of these people and was quite good at understanding people. She had developed an everlasting bond and a wonderful interpersonal relationship with each of them. Question number 5. What does Anne write in her first diary? Mr. Keesing had asked Anne to write an essay on the topic, a chatterbox, as a punishment of her talkative nature. In the essay, she wrote,
about the effects of being talkative and also argued that she had inherited it from her mother, who was also very talkative. She justified this by saying that nobody could do anything about inherited traits. It was therefore difficult to give up a habit so easily, and it also formed a part of a student's trait. Re- Reading this, Mr. Keesing also had a hearty laugh at the argument given by N.A. Question 6. N.A. says teachers are most unpredictable. Is Mr. Kissing unpredictable? How? Na cited the perfect example of Mr. Kissing as an unpredictable teacher because she felt that Mr. Kissing was indifferent towards her behavior and always rebuked her of her talkative nature, although he punished her initially by assigning extra homework. After reading her essays, he enjoyed a good laugh and thereafter never gave her such punishment and allowed NA to talk in class. Question number 7. What do these statements tell you about NA Frank as a person? First, we don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide each other. Answer is these lines show that NA not have any close friends in whom she could confide her secrets, therefore, she blamed herself for her reserved nature. Second, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would, but I want the diary to be my friend. This line implies that N.A. described her diary, Kitty, to be her best friend and wrote all her emotions and secrets on it rather than simply jotting down facts like other people do. Third, Margot went to Halland in December. Oh, sorry. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. This statement implies the humorous nature of NA. She had a witty personality wrote down all her and wrote down wrote down the line in a funny tone. The words plunked down exhibit her sense of humor. Fourth, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. Answer is this line implies that NA thought that a quarter of the class were dumb heads and she was intelligent enough to make it to the next class. She called the teachers the most unpredictable creatures on the earth because it was quite uncertain who would pass or fail and make it to the next grade. Fifth, anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. This statement implies that NA was talking about writing. She was given extra homework to write essays by Mr. Keesing as a punishment for her talkative nature. Although that was extra work for her, she wanted to do it with full vigor. She did not want to leave big spaces between the words to make the essay look voluminous. She wanted to write convincing arguments to prove the essence of talking. That way, her approach to writing was different from others. Thinking about language, question number 1. Look at the following words. These words are compound words. They are made up of two or more words. Compound words can be nouns, adjectives, words like for example head mistress. इसमें दो words को जोड़ा गया head और mistress. Like notebook, note book. तो ऐसे ही आपको और words match the compound words under A with with their meaning under B. Use each in a sentence.
Answer is heartbreaking, producing great sadness. Second, homesick, missing home and family very much. Third, blockhead, an informal word which means a very stupid person. Fourth, law abiding, obeying and respecting the law. Fifth, overdo, do something to an excessive degree. Daydream, think about pleasant things, forgetting about the present. Breakdown, an occasion when vehicles, machines stop working. Eighth, output, something produced by a person, machine, or an organization. अब इनके एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं आपको एक एक लाइन के. So, for example, first, her friend's departure was heartbreaking news to her. Second, staying in a hotel away from her parents, Ria felt homesick. Third, Rihan is such a blockhead that he is the object of everyone's ridicule. Fourth, one of the objective of education is to nurture law-abiding citizens. Fifth, if you are trying to please someone, never overdo it. The most people wouldn't like it. Sixth, the little girl sat daydreaming in class, unaware that the teacher was noticing her. Seventh, there was a block as a car had a breakdown in the middle of the road. Eighth, the government took several steps to increase our agriculture output. Up next is phrasable verbs. नेक्स्ट, अब आपको इनके इनके भी मीनिंग्स और वर्ड्स को मैच करना है. फर्स्ट इज प्लंज इन, गो स्ट्रेट टू द टॉपिक. केप्ट बैक, नॉट promoted. Fifth, move up, go to the next grade. Fourth, sorry. Ramble on, speak or write without focus. Fifth, get along with, have a good relationship. Sixth, calm down, make remain quiet. Seventh, stay indoors, make up for, compensate, hand in, give an assignment to a person in authority. अब इसका भी आपको एग्जाम्पल देना है. प्लंज इन, since no one would understand a word of my stories to Kitty if, जो चैप्टर में यूज हुए हैं आपको सिर्फ उन्हीं के एग्जाम्पल्स देने हैं. If I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Second, kept back का है. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Third, move up. The reason, of course, is the forthcoming in which the teachers decide who will move up to the next form and who will kept back. Fourth, ramble on. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Fifth, get along with. I get along pretty well with all my teachers. Sixth, calm down. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. Seventh, stay in. I thought of this staying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at my home with my chin in my hands,
bored and listless, wondering whether to stay in or go out. 8. Make up for the birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with rest in peace. Ninth, I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. Now is idioms. आपको idioms मैच करने लिखने हैं. First is our entire class is quacking in its boot. Means shaking with fear and nervousness. Second, until then we keep telling each other not to lose heart, not to lose hope or expectation. Third, Mr. Keesing was annoyed with me for ages because I talked so much for a long time. Fourth, Mr. Keesing was trying to play a joke on me with a ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. He was outwitted by her. Second, में आपको क्या करना है? Here are a few more idiomatic expressions that occur in the text. Try to use them in sentences of your own. अब आपको खुद के sentences बनाने हैं. Caught my eye. A yellow school bus with balloons all over it caught my eye. Second, he had had enough. Harry suffered a lot due to his illness. He's had enough of mental trauma. Laugh ourselves silly. My best friend and I had a hearty laugh watching the comedy show and laughed ourselves silly. Can't bring myself to. I was unable to bring myself to have less carbs in my diet. Fourth, do you know how to use dictionary to find out the meanings of idiomatic expression? अब आपको क्या करना है? You have to read the expression not to lose hope, not to lose heart in this text. Now find out the meanings of the following expression using the word heart. Use each of them sentence. इसमें भी आपको sentences को खुद से फ्रेम करना है और मीनिंग लिखने हैं. So first is break somebody's heart. To hurt or upset someone deeply. Sentence is, it is never a good idea to break someone's heart. Second, close dear to heart. Someone close to you. My best friend is very close to my heart. Third, from the bottom of your heart. Feel for someone genuinely. I love my parents from the bottom of my heart. Have a heart to evoke feeling and help someone in pain. The beggar on the roadside asked the shopkeeper to have a heart and gave him some food to eat. Have a heart of stone. A person with no feelings or sentiments. The man beat up the beggar on the road as he has a heart of stone. 6. Your heart goes out to somebody to sympathize with someone. My heart goes out to the little boy who lost his parents in the air crash. Then I have, can't, cannot, I am, won't, would not, don't, do not.
not, doesn't, does not, didn't, did not, who will, your, you are, there's, there is, I, I'd, I would, well, we will, had, he had, that's, that is, haven't, have not, it's, it is, wouldn't, would not, who is, speaking and writing activity, you have to done it by yourself. Speaking, listening, and writing. Next, we'll start with the poem. So, what is in the poem? The name of the name of the poem is Amanda, which is written by the poetess Robin Klein. इस चैप्टर में क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है अमांडा, उसकी मदर उसको 24 घंटे टोकती रहती हैं कि ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो। और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है अपनी मदर के 24 घंटे रोकने टोकने से। और जब उसकी मम्मा उसको रोक रही होती हैं, टोक रही होती हैं, तो वो अपना किसी और ही वर्ल्ड में होती है कि वो जैसे यहाँ है ही नहीं, वो किसी और दुनिया में है, वो कुछ और है, उसके साथ ये हो रहा है, मतलब वो अपने फिक्शनल वर्ल्ड में होती है और उसकी मम्मा सामने उसको टोक रही होती है। हमें कभी भी किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आप ठीक है उसकी मम्मी उसको सही चीज़ सिखा रही है कि कैसे सोसाइटी में रहना है, बट अगर आप 24 घंटे किसी बच्चे के पीछे पड़े रहोगे तो इससे क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा और वो आपको
उसको आप बुरे लगने लग जाओगे। और यही बात अगर आप प्यार से एक बार समझा दो कि बेटा आपको ऐसे नहीं करना, तो वो ये नहीं करेगा। बट अगर बार बार आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मैं एक बच्चे के पीछे ही पड़ जाऊँ, तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रहे, तुम होमवर्क करो, करके आया करो, रोज उसको डांटना शुरू कर दूँ, तो क्या होगा, इससे उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। वो फिर अब वो क्या पता वो अब पढ़ाई में वीक हो जाए, या वो मुझसे ही बात ना करे, वो स्कूल चेंज कर ले, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फिर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चे को समझना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में नया होता है, हर बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी अलग होती है, समझने की शक्ति अलग होती है। तो हमें क्या होना चाहिए, उसको अच्छे से समझाना चाहिए कि आपको ऐसे करना है, ये नहीं कि उसके पीछे ही पड़ जाओ। क्योंकि सब बच्चों को भी स्वतंत्र, कहते हैं ना, स्वतंत्र रहने की पूरी आज़ादी है, उनको भी जैसा करना है वैसे करने दो। ठीक है, मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि उनको मत समझाओ, या जैसे वो कर रहे करने दो, नहीं, उनको समझाओ, बट एट लास्ट वो भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो मन करता है कुछ करने का। अगर आप पूरा दिन उनको टोकते रहोगे तो वो अपनी लाइफ कैसे अच्छे से जिएंगे, वो कैसे फ्रीली घूमेंगे, ऐसे तो उनकी मेंटल हेल्थ खराब ही हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another। अब वो कह रहे हैं हर बच्चे को यही लगता है कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। You too may feel like that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to। वो कह रहे हैं आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा कि जो आपकी फ्रीडम है, जो आज़ादी है आपकी, कर्टेल्ड मीन्स कटौती, कि आपकी फ्रीडम की भी कटौती की जा रही है। तो अब वो कह रहे हैं ऐसे कुछ लिखो, वो सब चीज़ें जो आप करना चाहते हो, बट आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़ों ने आपको उसके लिए अलाउ नहीं करा। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजास, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। वो कह रहे हैं सब अलग अलग पैराग्राफ्स पढ़ो, फिर आपको एक सरप्राइज मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्louching एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब इसमें उसकी मदर क्या कह रही है, अपने नेल्स मत खाओ, अपने नाखून मत खाओ। इसमें क्या है, एक लड़की अमांडा है जो अपने बड़ों द्वारा, एल्डर्स द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी उसकी मम्मी कह रही है कि नेल्स मत खाओ, नाखून काटने से मना कर रही हैं अपने दांतों में, या कभी अपने हंच मतलब झुकाओ, कि कभी ना उसे कंधे झुकाने से मना कर रही हैं। और स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मतलब सुस्त, वो चाहती हैं कि वो सुस्त ना रहे और एकदम बिल्कुल सीधे बैठे, सुस्त ना दिखे और एकदम सीधे बैठे। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब इसमें जब उसकी मम्मी ये सब कह रही होती है तो वो क्या सोच रही होती है कि इस टाइम वो अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शन से एकदम फ्रीडम चाहती हैं। वो खुद को एक जलपरी के रूप में इमेजिन कर रही हैं, वो जो कि एक शांत हरे समुद्र में बिल्कुल एक अकेली रहती है, और वो वहाँ एकदम, जिसे कहते हैं ना, आनंदमय, अत्यधिक आनंद पूर्वक लाइफ अपनी वहाँ पे बिता रही है, जी रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब उसकी मम्मा अब क्या कह रही हैं, अमांडा को उसकी मम्मी कह रही है कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया, क्या आपने अपना रूम साफ कर लिया, या उनके जो अमांडा है उसके शूज साफ करने को
को कहा था वो कर लिया। मतलब वो बारी बारी बस उससे हर चीज़ पूछे जा रही है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि अपना होमवर्क टाइम से करो, अपना रूम साफ करो, उसको अच्छे से सेटल करो रूम को, हर चीज़ जगह पे रखो। और अपने शूज़, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहा है शूज़ साफ करो, तो क्या तुमने अपने शूज़ साफ कर लिए? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द, अब इस टाइम अमांडा क्या सोच रही है वो बताया गया है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैट इन सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जो अपने पेरेंट्स से, अपने मदर के इंस्ट्रक्शन से जो बहुत ज़्यादा परेशान अमांडा है, वो अब किस चीज़ की इच्छा करती है कि काश वो ऑर्फन होती, मतलब अनाथ होती, और वो ये कल्पना कर रही हैं कि वो गलियों में भटकने वाली एक, जैसे जो गली में भटकती नहीं अनाथ लड़की, वो होती गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की है। वो अपने शांत और नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती है, मतलब कुछ जैसे जहाँ धूल होती है तो वहां से, जैसे आप भी हो गाड़ी पे धूल लग गई तो आप उससे कुछ भी कोई चीज़ नहीं बनाते, जैसे आइसक्रीम, स्टार, हर बच्चा करता है, मैंने भी करा था अपने बचपन में। तो अमांडा भी पैरों से वो कोई भी शेप बना रही है। वो शांति और स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि खामोशी क्या है, मूल्यवान है। खामोशी से आपके पास पीस है तो आपके पास सब कुछ है, मूल्यवान है। और स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा स्वीट है, सुखद है। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब उसकी मम्मा क्या कर रही हैं, उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही हैं, क्योंकि उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकले हुए हैं। और कहते हैं ना कि अगर आपके मुंह पे पिंपल हैं तो आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठे से ही पिंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं। और वो कह रही हैं कि प्लीज़ जब हम तुमसे बात करें तो तुम हमारी आंखों में देखो, हमें देखो। तुम इसका मतलब इससे क्या दिख रहा है कि वो कहीं और ही देखे जा रही है, क्योंकि उसका ध्यान वहाँ है ही नहीं, वो अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में है। क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको 24 घंटे वो टोकते रहते हैं। उसकी मम्मा उसको चॉकलेट खाने भी नहीं दे रही। एक बच्चे को क्या पसंद होता है, चॉकलेट, आइसक्रीम, ठीक है वो उसके भले के लिए कह रही है, बट कभी कभी तो चलता ही है, क्योंकि बच्चों को भी तो उनका चाइल्डहुड अच्छे से जीना है, एंजॉय करना है। तो जब उसकी मम्मी ने ये सब बोला तो वो क्या सोच रही थी, आई एम रुपंजल, हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। रपंजल कौन होती है, ऐसी फेरी जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं। वो खुद को एक परी कह रही है। वो क्या चाहती है कि काश वो रुपंजल हो और एकदम ऐसे केयर फ्री लाइफ जिए वो, उनको किसी की भी परवाह ना हो, वो बिल्कुल फ्रीली जीना चाहती हैं। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहना चाहती है, जिसे कहते हैं ना ऊंची मीनार में रहना चाहती है, जहाँ लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, सुंदर हो, और वो बहुत अच्छा जीवन वहाँ लाइफ बहुत अच्छी स्पेंड करना चाहती हैं। और वो ये भी सोचती हैं कि अगर रुपंजल वो है तो कभी अब कि अगर वो रुपंजल है तो उसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग और ब्यूटीफुल हेयर हैं, तो वो क्या सोच रही है कि मैं कभी भी अपने जो लंबे और चमकीले बाल हैं उसको कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी, और किसी को भी अपने टावर में आने नहीं दूंगी, क्योंकि वो सबसे अलग रहना चाहती है, एकदम फ्रीली, पीसफुली, कि किसी की भी परवाह ना करूं, वो वाली लाइफ वो जीना चाहती हैं। नेक्स्ट, सेवेंथ, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda। अब वो उससे क्या कहा जाता है कि सल्किंग मतलब सैड मूड, कि प्लीज अपना सैड मूड में रहना तुरंत ही बंद कर दो, और तुम क्यों हमेशा बुरे मूड और दुखी ही रहती हो।
और उसे ये भी कहते हैं कि खराब, कि अगर कोई और उसे ऐसे बैड और खराब से मूड में देखेगा तो कोई भी ये सोचेगा कि जो उसके पेरेंट्स हैं या उसकी मम्मी है वो उसे परेशान करते हैं। नैग डैट क्यों, मतलब परेशान करते हैं। असल में बात यही है, मॉरल यही है कि वो उसको परेशान करते हैं, तभी वो अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में है। अगर वो उसको यही बात प्यार से समझाए, ज़्यादा रोके टोके नहीं, तो वो और अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करेगी और किसी को भी नहीं लगेगा कि वो सैड है, वो असल में खुश होएगी। तो इसका मॉरल क्या होता है कि आपका एकदम ही बिल्कुल भी हर चीज़ पे रोकना टोकना नहीं चाहिए। बच्चों को उनकी लाइफ फ्रीली जीने देनी चाहिए। मैं मानती हूँ वो बिल्कुल सही है उसके पेरेंट्स, बट आप अगर 24 घंटे बच्चों के पीछे पड़े रहोगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और परेशान हो जाएंगे। उनको प्लीज़ फ्रीली रहने दो, उनको प्यार से समझाओ, 24 घंटे उनके आगे पीछे मत घूमो। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और देखा जाता है कि लड़कियों पे ज़्यादा रोक टोक हो जाती है कि सोसाइटी क्या कहेगी, आप ऐसे क्यों बैठे हो, लोग क्या सोचेंगे, अब ये अच्छे मैनर्स नहीं है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इनकी बेटी कैसी है। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स है और हिपोक्रेसी है। सबको पता है कि कैसे बिहेव करना है। अगर नहीं पता तो प्लीज़ प्यार से समझाओ, बच्चों के पीछे मत पड़ो, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। So let's start with the question answers, thinking about the poem. Question number 1. How old do you think Amanda is? How do you know this? Amanda is a young girl who is around 9-10 years old. She is being rebooked by her parents with typical instructions, something quite common for children of her age. Her parents are trying to inculcate good manners in her for her own good as she is very innocent. Question number 2. Who do you think is speaking to her? One of her parents is speaking to her. It is most likely that it's her mother. Generally speaking, a mother is the first teacher of a child. She usually and always tries to guide and instruct her child to follow the righteous path. Hence, the nature of the instructions given to Amanda indicates that the teacher is her mother. Third, why her why are stanzas 2, 4 and 6 given in parentheses? Stanza 2, 4 and 6 are given in parentheses because they depict Amanda's inner thoughts and reactions as she receives instructions from her mother in stanza 1, 3, and 5. Each stanza creating each stanza containing rebuffs by Amanda's mother is followed by her inner reaction to it in parentheses. Thus, the poet uses the parentheses to show that Amanda doesn't voice her inner protest, giving the poem a humorous tone. Question number 4. Who is the speaker in stanza 2, 4, and 6? Do you think the speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5, and 7? The speaker of stanza 2, 4, and 6 is the child, Amanda herself. No, she is not listening or paying any attention to her mother's words in stanzas 1, 3, 5, and 7. As she is lost in her own dream world, her imagination lets her escape from reality as she is lost in her own world. Question number 5. What could Amanda do if she were a mermaid? If Amanda were a mermaid, she could drift away slowly and carelessly on a emerald sea. She wished she could be the sole inhabitant of the green sea and would slowly move on it. She longs for a place where she can be all by herself and depend on anybody else for her happiness. Amanda desired to be a mermaid because a mermaid symbolizes liberty and wonder, according to her.
Question number 6. Is Amanda an orphan? Why does she say so? No, Amanda is not an orphan. She says so because she wants to be her own. She feels that she is being constantly nagged by her parents to follow their instructions. Being a little girl, she seeks golden silence and sweet freedom and wants to break all the norms. She wishes to roam around the streets alone and draw dust patterns with her bare feet. She thinks if she were an orphan, she could do all of it without being nagged or rebuked by anyone and be all by herself. Question number 7. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? The story of Rapunzel revolves around her life on a high tower. She was locked in the tower by an evil witch. Over the course of time, she got used to living there. She was very happy and content with their life in the tower. She had very long blonde hair, which was used by the witch to climb the tall tower. One fine day, a prince came to meet her climbing the tower using her hair. When the witch came to know about it, she punished both of them by separating them. Finally, after many years, the couple united forever. Similarly, Amanda wishes to live her life like Rapunzel on a high tower of her own, away from everyone. She yearns YEARNS for freedom, peace, and harmony. Due to this reason, Amanda wants to be like Rapunzel. However, she also states that since she doesn't want to be disturbed, she would never let her bright hair down for anyone to climb up to her. She desires a happy and satisfying life without being disturbed by others. Question 8. Why does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? Amanda is a young girl who yearns for freedom and wants to be on her own. With constant scolding from her parents, she realized that she is incapable of fulfilling their expectations. Generally, children of Amanda's age have similar feelings, irrespective of class, color, or nationality. We all know that traditional societies always demand well mannered behavior from every person, and the training of children by their parents plays a significant role in molding their personality. However, most parents tend to ignore the innocence and understanding level of their children at the young minds face tremendous pressure from their elders that impacts their imaginative power and thoughts. Question 9. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? No, Amanda is neither sulking nor moody. She simply longs for her freedom as she is fed up with following the instructions given by her parents. She has a strong imaginative power as she visualizes Visualizes herself to the likes of Rapunzel's story as she wants to lead a carefree life free from all nagging and scolding from her parents who are always trying to teach manners and inculcate good habits in her. This is all about this chapter. I have done with the chapter and the poem. आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक एंड अमांडा. आप प्लीज़ इन दोनों को दोबारा पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर्स को याद करिएगा. टिल देन टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.